अब हम लोग करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव सेकंड। ऑब्जेक्टिव सेकंड में थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना होगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ऑब्जेक्टिव सेकंड पेज नंबर में लिख देता हूँ। पेज नंबर कितना है? 120। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो। आपके सामने क्वेश्चन है, मेक आउट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है। बी में टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो ये तो बेहद बेहद आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए में क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है? टोटल चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। पॉजिटिव नेगेटिव अलग नहीं, दोनों मिलाकर कंजर्व होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड में क्या है देखो, अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ नियर बाई पॉइंट। देखो क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल को लाया जा रहा है। तो उसके पास, उस चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, क्या वो चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ये मालूम करना है। देखो एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अपन लेते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लाते हो, तो पॉजिटिव चार्ज लाते हो तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट के पास अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कैसे करता है तो समझ में आ जाएगा। अब देखो जरा, यहाँ पे पहले से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसके कारण भी क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। इस पॉइंट पर अगर देखो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और इस चार्ज के खुद के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पर देखो तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस फील्ड के कारण और इस पॉइंट के कारण इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से अगर निगेटिव भी लेते हो तो उसमें भी क्या होगा, ऐसा ही कंडीशन दिखेगा। यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन पढ़ो और उसके बाद क्या करो, आंसर कर सकते हो। देखो ऑप्शन में क्या है, बी विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। देखो इसमें एक डायरेक्ट बोल रहा है कि विल इंक्रीज यानी कि बढ़ेगा, तो इसमें हम देख रहे हैं कि बढ़ेगा घटेगा दोनों हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, दोनों के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो ऑप्शन बी, ए और बी तो होगा ही नहीं, दोनों में क्या बोल रहा है, विल इंक्रीज विल डिक्रीज, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए बोल रहा है। समझ में आ रहा है? तो सी में हम देखते हैं, सी में क्या बोल रहा है कि मे इंक्रीज इफ चार्ज इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो दिख रहा है मे इंक्रीज यानी कि बढ़ भी सकता है, बढ़ सकता है, घट भी सकता है, ऐसा ही है। इसमें मे जब लिखा है तो उसका मतलब यही होता है। तो यहाँ हमने देखा कि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर जब जाओगे तो क्या होगा, घटेगा। मे इंक्रीज कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो मे डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव। अब यहाँ देखो चार्ज ले रहे हो, यहाँ तो क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। क्यों? कि पहले से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पे अगर निगेटिव चार्ज ले रहे हैं हम लोग, निगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, घटा देगा, डिक्रीज करा देगा। लेकिन वहीं यहाँ पे क्या करा देगा, इंक्रीज करा देगा। तो ऑप्शन में बोल रहा है मे डिक्रीज, घट भी सकता है तो बढ़ भी सकता है, ऐसा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी अपना आंसर मिलेगा। कौन सा ऑप्शन? दो ऑप्शन सी और डी आंसर में आ गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आर ई एंड वी रेस्पेक्टिवली। देखो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोला गया क्या है, ई है और वी है। समझ में आ रहा है? तो उसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर करना है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि इफ ई फर्स्ट में ए में इफ ई इज इक्वल टू 0 तो वी मस्ट बी 0। क्या? वी मस्ट बी 0, यानी कि वी को भी क्या बोल रहा है, 0 होगा, ऐसा। समझे? फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चल रहे हो। तो देखो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा देखते हैं तो ये सही दिखता है। सही दिखता है कैसे देख सकते हो, अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो इसके पास
का कहीं पे भी अगर देखो तो कुछ वैल्यू मिलेगा v का और कुछ वैल्यू मिलेगा क्या e का, दोनों का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा 1/4 पाई, मान लो कि यहाँ से डिस्टेंस ये क्या है r है, तो इस कंडीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, और इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसे अगर चले जाओ वेरी हाई डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे, तो r का वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस कंडीशन में अगर इन्फिनिटी लेते हो तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, यानी कि e भी जीरो और v भी जीरो, ऐसा। तो यहाँ तो ये सही दिख रहा है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में अगर देखते हो, ये क्या नॉर्मल कंडीशन, एक चार्ज लेते हो तो ऐसा दिखता है, ठीक है, ये सही दिखता है। लेकिन अगर हम दो चार्ज ले लें, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज अगर लेते हो, सिमिलर चार्ज लेते हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है देख सकते हो। अगर यहाँ पे कोई मिडिल पॉइंट हम लेते हैं तो यहाँ पे अगर E का वैल्यू तुम देखो, E का वैल्यू क्या मिलेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम मिलेगा, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जीरो। यानी कि दो सिमिलर चार्ज लेते हो तो उसके बीच मिडिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्लियर होगा, समझ में आया? लेकिन V का वैल्यू, यहाँ पे V का वैल्यू क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू जीरो मिलेगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि इसके कारण V का वैल्यू, इसके कारण V का वैल्यू सिमिलर मिलेगा, और दोनों स्केलर क्वांटिटी है और दोनों पॉजिटिव में रहेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया इस कंडीशन के लिए। समझ में आ रहा है ना? ई तो जीरो है लेकिन भी जीरो नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। एक एग्जांपल और लेकर देख सकते हो। अगर कोई मेटल का सिलेंडर लेते हो, सॉरी मेटल का स्फेयर लेते हो या हॉलो स्फेयर लेते हो और उस पर चार्ज देते हो, तो सारा चार्ज कहाँ आता है, मालूम है, हम लोगों ने पढ़ा है, सारा चार्ज उसके सरफेस पे आता है। तो इस कंडीशन में क्या हम देखते हैं कि अंदर में, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है, जीरो मिलता है, लेकिन पोटेंशियल क्या मिलता है, जीरो नहीं होता है। कितना के बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। सभी जगह V का वैल्यू कांस्टेंट, जितना सरफेस पे उतना ही इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे V का वैल्यू होता है। समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन के लिए भी अगर देखें तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, देख रहे हो क्या, क्लियर हो रहा है? हाँ। तो अब सेकेंड ऑप्शन पे आके देखो, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, सेकेंड में बी में क्या बोल रहा है, V इज जीरो, क्या बोल रहा है, V इज इक्वल टू जीरो, और E के लिए क्या बोल रहा है, मस्ट बी जीरो, एकदम जीरो होगा ही, मस्ट बी जीरो। अगर V जीरो है तो E भी जीरो होगा, ऐसा बोल रहा है। देखो अभी देखा नॉर्मल कंडीशन के लिए एक है ही नहीं क्वेश्चन, स्पेशल कंडीशन के लिए अगर हम ले क्या ले ले, डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इस कंडीशन में अगर यहां पर देखो इसके मिडिल पॉइंट पे V का वैल्यू जीरो होगा क्या, हाँ एकदम जीरो होगा। अगर चाहो तो इसका वैल्यू निकाल करके देख सकते हो, जितना इसके कारण यहाँ पॉजिटिव में उतना ही इसके कारण निगेटिव में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, इसके लिए माइनस साइन है तो माइनस साइन दोगे, प्लस इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल क्यू बाई आर, दोनों बराबर है, कट गया जीरो। यानी कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जब पोटेंशियल का वैल्यू देखते हैं उसके डायपोल बाइसेक्टर पर, क्या इसको बोलते हैं, डायपोल बाइसेक्टर, यानी मिडिल पॉइंट पे, तो V का वैल्यू जीरो मिलता है। लेकिन E का वैल्यू मिलेगा क्या, E का वैल्यू जीरो मिलेगा क्या, देखो E का वैल्यू जीरो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज है, समझ में आ रहा है, और इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, दोनों देखो यहाँ पे क्या, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ पे क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, तो E का वैल्यू जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि V का वैल्यू जीरो है लेकिन E का वैल्यू जीरो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ठीक है, समझ में? सी, ऑप्शन सी में क्या है, इफ देखो क्वेश्चन में देखो ऑप्शन सी में E इज नॉट इक्वल टू जीरो,
क्या इज नॉट इक्वल टू जीरो, कहाँ पे, यहाँ इज नॉट इक्वल टू जीरो। वी को क्या बोल रहा है, वी कैन नॉट बी जीरो, लेकिन यहाँ तो जीरो है, यहाँ तो जीरो है ना, तो ऐसे में क्या हो गया, ये भी सी भी रॉन्ग हो गया। डी भी देखो, v इज इक्वल टू जीरो, यहां पर क्या है, v इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो e कैन नॉट बी जीरो, ई कैन नॉट बी, लेकिन यहां तो जीरो है, ये जीरो नहीं है तो ये तो जीरो है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से देख रहे हो कि चारों ऑप्शन क्या मिलेगा, क्या गलत मिलेगा, तो आंसर में क्या होगा, नन ऑफ दिस। समझ में आ रहा है ना। हाँ देखो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करो, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज वन मूव ऑन द x axis from x is equal to 1 centimeter to plus 1 centimeter electric field at the origin। हाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये क्या है, ऑरिजिन। अब यहाँ पे -1 और यहाँ +1, समझ में जा रहा है, दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे क्या बोल रहा है, पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 120 वोल्ट और यहाँ पे 80 वोल्ट। अब यहाँ से यहाँ चलने पे क्या हो रहा है कि अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि ओरिजिन पर यहाँ पे E का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो E के लिए क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू -dV/dr, समझ में आया। अब देखो अगर मैग्नीट्यूड का बात करो तो माइनस साइन नहीं लोगे, समझ में आया। तो E का वैल्यू अब यहाँ dV यानी डिफरेंस लोगे तो 20 - 80 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 कितना 2, कितना आ गया 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये वैल्यू मिल रहा है। हाँ लेकिन देखो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, वैल्यू तो इतना ही है, ठीक है, इतना ही वैल्यू है, लेकिन उसमें क्या लगा रखा है क्वेश्चन में, ए में क्या बोल रहा है, मस्ट बी इक्वल टू इतना 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और मे बी इक्वल टू, बी में मे बी इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, ऐसा, ठीक है। हाँ अब देखो कि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या मैग्नीट्यूड मिला, अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ई का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इतना तो मिलेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ई का वैल्यू अगर मिलता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर मिलता है तो इतना मिलेगा क्या या इससे ज़्यादा मिलेगा क्या वैल्यू, वो अपने को चेक करना है। अगर एक्स एक्सिस से क्या थीटा कोण बना रहा है, तो इस कंडीशन में हम जो फार्मूला यूज करते हैं ये तो सिंपल फार्मूला है नहीं, याद करो ऐसा फार्मूला हम लोग लिखते थे कि dV अगर लिखो तो E dr cos थीटा, समझ में आ रहा है। हाँ क्यों, क्योंकि dV ये क्या है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, और ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, नहीं ऐसा, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे, cos थीटा, या सिंपली अगर देखो तो यहाँ पे प्रोजेक्शन लेते हैं तो r cos dr cos थीटा लिखेंगे कि नहीं। हाँ तो जैसे भी लिखो, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, तो इसको अगर यूज कर लो तो अपने को इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर E का वैल्यू अगर लिखते हैं तो dV डिवाइडेड बाई dr cos थीटा, इतना का वैल्यू निकाल चुके हो, अभी निकाल चुके हो, इतना का वैल्यू कितना है 20 cos थीटा। अब देखो cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर 1 तक, +1 तक, नहीं अगर थीटा पॉजिटिव में, तो इस तरह से 0 से 1 तक अगर वैल्यू यहाँ है, यानी कि 1 से क्या लेस 1/2, ठीक है, तो मान लो 1/2 पुट करो तो क्या ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ा देगा, नहीं देखो ना, अगर यहाँ पर 1/2 मान लो पुट कर दो तो ये 2 पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यानी कि नीचे में डिवाइड कर रहे हो एक से कम से वैल्यू से, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 20 के
20 वोल्ट पर सेंटीमीटर से क्या मिलेगा, ई का वैल्यू ग्रेटर मिल जाएगा, ई का वैल्यू क्या मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा होगा तो ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। देखो और ऑप्शन में देख सकते हो, देखो पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अगर एनर्जी का बात करो, मतलब दो चार्ज लेते हो, दो चार्ज का सिस्टम है, तो Q1 इंटू Q2, दो चार्ज यहाँ Q1 और Q2, तो और इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो R ये समझ में आ रहा है। अब जीरो, ये जीरो कब होगा, R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, जीरो। यहाँ भी R इज इक्वल टू, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो U का वैल्यू क्या मिलेगा, सॉरी R का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो U का वैल्यू भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ऐसा कंडीशन है, तो इसके लिए हमें ऑप्शन में बताना है। तो ऑप्शन में क्या है, डज नॉट, ध्यान में क्वेश्चन में देना, डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है। तो ए में क्या है, ए में क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या डिपेंड करता है, हाँ तो पॉइंट पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है, तो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं डिपेंड करने के लिए नॉट डिपेंड करता, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बी में क्या है, बी में क्या बोल रहा है, पॉइंट डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस का जब बात करते हो तो उस कंडीशन में क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। अब सी में क्या है, सी में देख लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, दो चार्ज सिस्टम का बात करते हो तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा, यानी कि ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, डी में क्या है, देखो इसमें भी क्या है, एनर्जी द चेंज इन एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, तो यहाँ भी चेंज का बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये अपना आंसर आएगा सही, ये डिपेंड नहीं करता है, तो क्या होगा, ये भी सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी और डी, बी और डी अपना आंसर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा गया है कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज से डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए फोर्स और टॉर्क क्या होगा, उसके लिए ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो सिंपल कंडीशन में हम लोग जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं, समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं, तो इसमें नेट फोर्स क्या होता था, जीरो होता था, समझ में आ रहा है, जितना ये फोर्स इस डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। और टॉर्क का वैल्यू क्या कुछ आता था, कभी जीरो भी आता था और कभी कुछ वैल्यू मिलता था, समझ में आ रहा है, वो किस डायरेक्शन में है उस पर डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन स्पेशल है, स्पेशल कहने का मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल से डेवलप हो रहा है, पॉइंट चार्ज से, तो पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस प्रकार होता है, नहीं, जैसे जैसे दूर बढ़ते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि देख लो लाइन दूर जाता जाएगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ये क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमारा जो डायपोल है यहाँ पे कहीं कहीं भी रखा होगा, ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है, तो नेट फोर्स क्या जीरो होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि अगर डायपोल को ऐसे अगर रखते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होगा, और यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ऐसे में फोर्स इस डायरेक्शन में ज़्यादा मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, समझ में आ रहा है। हाँ, नेट फोर्स जीरो तो नहीं होगा, ये तो हो गया, तो ऑप्शन में देख लो जहाँ पर जीरो है वो ऑप्शन तो गलत ही हो गया। लेकिन टॉर्क का बात करें तो टॉर्क जीरो होगा क्या, नहीं होगा क्या, देख सकते हो, अगर मान लो कि यहाँ पर रख दो माइनस क्यू और प्लस क्यू,
तो इस कंडीशन में देखो, मैं दूसरा फिगर में देखता हूं, अगर ऐसा ये डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इस पे जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो फोर्स इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में मिल रहा है और दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो है। तो इस कंडीशन में टॉर्क क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ऐसे में देख सकते हो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फील्ड में भी जीरो। हाँ, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी, टॉर्क क्या है, डी में बता रहा है कि जीरो है, तो अपना आंसर ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे एक क्या है, प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो कितना के बराबर, E के बराबर प्लस में, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा, वो भी कितना, E के बराबर लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब इन पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स वो, और इस पे फोर्स के कारण एक्सीलरेशन होगा, उसके लिए क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है। तो देख लो, ये प्रोटॉन पे कितना फोर्स लगेगा, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिकल फोर्स पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना के बराबर फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए हम लोग जानते हैं कितना, क्यू ई के बराबर होता है। ठीक है, तो क्यू के बदले क्या, ई, चार्ज यही है ना, तो ई इंटू ई। ठीक है, अब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में, कितना के बराबर, तो इतना ही, मैग्नीट्यूड कितना, क्यू ई यानी कि ई इंटू ई। तो इस प्रकार जो फोर्स हम लोग देख रहे हैं, दोनों में फोर्स क्या है, किस पे, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे, दोनों पे फोर्स क्या है, इक्वल आ रहा है। समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। समझ में आया। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन फोर्स क्या अपोजिट है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में क्या बोल रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, देखो क्यू ई और इसमें भी क्यू ई, यानी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, तो ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। आगे देखो, एक्सीलरेशन के बारे में बोल रहा है, देयर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल। एक्सीलरेशन निकाल के देखो, अगर प्रोटॉन का एक्सीलरेशन लोगे तो मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ए पी लिखोगे तो एफ पी डिवाइडेड बाई एम। एफ पी कितना है, ई इंटू ई के बराबर, और मास किसका, प्रोटॉन का मास, ये क्या है, एक्सीलरेशन किसका, प्रोटॉन का। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स तो उतना ही है क्यू ई, और मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास। तो ऐसे में देखो कि जो प्रोटॉन है उसका एक्सीलरेशन ये और इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन ये, दोनों सेम है क्या, नहीं, सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ मास और यहाँ मास, दोनों का मास क्या है, डिफरेंस है। प्रोटॉन का मास बहुत ही ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का एक्सीलरेशन बहुत कम मिलेगा और इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन ज़्यादा मिलेगा। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी अपोजिट ही है। समझ में आ रहा है। इस प्रकार क्या देखोगे कि जो दोनों पे एक्सेलरेशन हो रहा है उसका डायरेक्शन भी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है तुम देख सकते हो, इन दोनों में से कोई ऑप्शन सी और डी में से कोई नहीं होगा। नहीं होगा क्यों, क्योंकि इसमें लिख रखा है देखो देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, नहीं रॉन्ग हो गया। देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी ही सिर्फ इसमें सही मिलेगा। क्लियर हो रहा है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है इसमें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑरिजिन
टू बी 0। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ऑरिजिन है, अब इस डायरेक्शन में चलते हैं तो जो E मिलता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, यानी कि आगे बढ़ने पर ये बढ़ता है किसके प्रोपोर्शनल में, R के प्रोपोर्शनल में बढ़ता है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि E इज इक्वल टू KR ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, K क्या है, कांस्टेंट है। अब फार्मूला यूज करो, dV इज इक्वल टू क्या होता है, E dr होता है। समझ में आया। अब dV को अगर लिखो तो KR लिख सकते हो dr। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, K बाहर चला जाएगा, कहाँ से, ऑरिजिन से। ऑरिजिन पे जब होते हो तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि ऑरिजिन पे पोटेंशियल क्या है, 0 है, पोटेंशियल यहाँ 0 मिलेगा। लोअर लिमिट, अपर लिमिट R तक जाओ तो पोटेंशियल V मिलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे, यहाँ V मिला, अब यहाँ पे K, R का इंटीग्रेशन R²/2, लिमिट तो लोअर लिमिट 0 है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। K क्या मिला, R²/2। अब यहाँ से देख सकते हो ये क्या, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², ऐसा लिख सकते हो। अब देखो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर, सॉरी हाँ सी, ऑप्शन सी।